आज हम सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सामान्य विज्ञान 2011 का पेपर करेंगे। उसमें इतिहास के जो 19 क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ स्थल पाकिस्तान में रह गए और कुछ स्थल कहाँ पर, भारत में रह गए। तो इनमें से कौन सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर जो आंसर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रहमान देरी और चंद्रभूदड़ो, ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक जो है ये आपरा सुतका गेडोर, ये भी पाकिस्तान में है। कोटदीजी ये पाकिस्तान में है और रनवेरी वाला ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर मैंने जो जो मुख्य स्थल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनके लिख दिया है। जैसे महाराष्ट्र में है देमाबाद, रोपड़, पंजाब में है जो भारत वाला पंजाब वाला हिस्सा है उसमें आलमगीरपुर यूपी में है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, लोथल, रोजी, रंगपुर, धोलावीरा और सुरकोतड़ा गुजरात में है, कोटदीजी गनवेरी वाला, सुतका गेडोर और पाकिस्तान ये पाकिस्तान में है और वनवाली और राखी गढ़ी ये हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियों की सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो वेदों के नाम दिए गए हैं उनमें से पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा सही है कि विदत का उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और इसके अलावा कुछ और डिस्क्रिप्शन जो मैंने किस में आपकी 11-12 की बुक से ही उठाए हैं और उससे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक करंट का क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ आर्यंस, ये बुक लिखी थी भगवान दास गिडवानी ने और इन्होंने माना कि आर्य मूलतः कहाँ पर, भारत के ही निवासी थे। कुछ लोग इनको अलग अलग जगह के निवासी बताते हैं, लेकिन ये नई बुक आई है इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। उसके अलावा जो वेद थे, वेदों की रचना या संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास ने। और एक वर्ड आता है कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के बारे में कुछ स्पेशल, ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है और जो विश्वामित्र जो थे ऋषि उनके द्वारा रचा गया है। ऋग्वेद में राजा के लिए गोप्ता जनस्य या पूरा भेक्ता वर्ड यूज किया गया और पुरोहित के लिए होता या हरत वर्ड यूज किया है। और चारों वर्णों का पहली बार जो वर्णन या उल्लेख मिलता है वो भी किसमें, ऋग्वेद में ही मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतीत्य समुत्पाद निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है। तो इसमें जो धर्मों के नाम दिए हुए हैं उसमें से ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। यानी कोई भी जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई पहले उसकी कोई उपस्थिति रही होगी जिससे ही उस उत्पाद का निर्माण हुआ है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कार्य कारण पर आधारित कोई भी काम होगा या कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसका पीछे उसका एक कारण अवश्य होगा। ये कौन मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है और ये बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यहाँ प्रतीत्य का जो अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी एक वस्तु तभी उत्पादित होगी जब दूसरी वस्तु उसके लिए उपस्थित होगी। इसके अनुसार जीवन जगत की प्रत्येक घटना व कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यानी कोज और एक्शन जो है उसकी थ्योरी को इसमें प्रतीत्य समुत्पाद में बताया गया है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर
3 नंबर जो आंसर हमारा सही रहेगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने क्या है, जैन धर्म अंगीकार किया था। उसके अलावा जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उससे बौद्ध धर्म के लिए इसने बहुत काम किए थे। कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अशोक ने धारण कर लिया था 261 ईसा पूर्व के अंदर, 261 ईसा पूर्व के अंदर। और बिंदुसार जो था उसने आजीविक संप्रदाय को फॉलो किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये 10th क्लास की बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है कि अंगुत्तर निकाय जो है उसके अंदर 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, सूची मिलती है। और उसके अलावा ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक क्या है, यानी 3 जो पिटक है, पिटक का मतलब होता है टोकरी। त्रिपिटक में 3 पिटक शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और सुत्त पिटक के 5 निकाय या संग्रह बताए गए हैं या मिले हैं। उनमें से पहला है दिग् निकाय, दूसरा है मज्जिम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय जिसमें ही 16 महाजनपदों का वर्णन है, और 5वां है खुद्दक निकाय। इसके अलावा जो दीपवंश है, दीपवंश के साथ महावंश भी एक बुक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये बुक क्या है, ये ग्रंथ जो है 4वीं या 5वीं शताब्दी का लिखा हुआ है। इसमें श्रीलंका में त्रिपिटक पर आधारित ये दोनों ग्रंथ लिखे हुए हैं और इसमें श्रीलंका का इतिहास भी मिलता है। इसके अलावा ललित विस्तार है, उसका बाद में मैं बताऊंगी कमेंट बॉक्स में, पहले आप इसको सर्च करने की कोशिश करें ललित विस्तार का के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हमने पिछले पेपर में किया था कि अशोक के जो थे यानी आर्माइक जो लिपि के अभिलेख थे वो क्या मिले हैं, उत्तर पश्चिमी जो भारत था उस हिस्से में मिले हैं। और उसी को ही क्या, इस आर्माइक लिपि को ही क्या कहा गया है, खरोष्टी लिपि कहा गया है। तो ये जो खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं ये महबाजगढ़ और मानसेरा में मिले हैं। कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। तो और बाकी जो अभिलेख मिले हैं अशोक के वो किस में हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। पहले क्या था कि जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार पूछा था उसमें ये पूछा था कि पुनरुद्धार किसने किया था और उसमें अलग ऑप्शन दिए हुए थे। अब यहाँ पर जो दिए हुए हैं जैसे पहला है कुमारगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड। ये क्या है, गुप्त वंश के राजा हैं और इनमें गुप्त वंश में भी क्या है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, करवाया था। और किसकी देखरेख में हुआ था, पुष्यगुप्त की देखरेख में हुआ था जो कि गिरनार के राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और उसके इसका जो पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया था रुद्रदामन ने भी करवाया था और गुप्त काल में इसका करवाया था स्कंदगुप्त ने। और किसकी देखरेख में करवाया था, स्कंदगुप्त ने चक्रपालित की देखरेख में इसने ये करवाया था पुनरुद्धार। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो 2 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों का कालक्रमानुसार वंशानुक्रम सही है? तो इसमें बताया गया है कि आपका जो 10th क्लास की बुक में है जिनके बारे में केवल डिटेल दे रखी है, बाकी बीच में तो और भी कई शासक रहे होंगे थोड़े थोड़े से पीरियड के लिए लेकिन जिनका शासनकाल सबसे ज़्यादा स्वर्णिम रहा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, मेनली एग्जामिनर उन्हीं के नाम पूछता है। वैसे तो जो पहला जो पराक्रमी शासक था गुप्त शासकों में वो था
पहला जो पराक्रमी शासक था गुप्त शासकों में वो था, पहला था चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त प्रथम आया और फिर स्कंदगुप्त आया। अब यहाँ पर जो मैंने डिटेल दी हुई है इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर आप इसको रोक के वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ये है श्री गुप्त क्या था, ये गुप्त वंश का संस्थापक था जिसने 275 ईस्वी में किसकी गुप्त वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद घटोत्कच आया, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना जिसका टेन्योर था 320 से 335 ईस्वी में। और इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था, तो ये चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा इसकी जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी जो प्रदेश था वहाँ की राजकुमारी थी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र राजा बनता है, कौन बनता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पीरियड था ये। और इसका एक कवि था हरिसेन जो इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखता है, और इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त ने कभी भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त के सिक्कों पे अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है, और एक सिक्के पर इसे वीणा बजाते हुए भी अंकित किया गया है। तीसरा जो प्रमुख शासक रहा है गुप्त वंश में वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका कार्यकाल था 380 से 412, और अन्य जो नाम से जाना जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय वो है देवराज या देवगुप्त के नाम से। इसकी एक पुत्री थी प्रभावती, जो उसका विवाह वाकाटक राजा जो थे रुद्रसेन उनके साथ हुआ था। इसके अलावा इसने जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, और शक विजय के पश्चात इसने विक्रमादित्य की क्या है उपाधि धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक बनता है कुमारगुप्त, जिसको कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख उपलब्धि थी कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये डायरेक्टली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बाद जो अंतिम शासक बनता है गुप्त वंश का है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वही जिसका पहले अभी क्वेश्चन आया था, जिसने गुप्त वंश के समय क्या है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। और फिर गुप्त जो साम्राज्य था उस पर हुनों का क्या है आक्रमण होता है लगातार, और गुप्त वंश का धीरे धीरे अंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। यहाँ पर जो दिए हुए हैं, यानी पहला जो ऑप्शन है वो है रामानुजाचार्य अद्वैतवाद, दूसरा है शंकराचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा है निम्बार्क ने द्वैतवाद, और माधव यानी माधवाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जिसने जिसका प्रतिपादन किया था वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ इनकी डिटेल दी है, और वो डिटेल आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन फिर बाद में समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन इसको डिटेल को पढ़ते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जो थे वो क्या थे, राम भक्त थे, और तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु में इन्होंने क्या है भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। फिर इन्होंने क्या है श्री संप्रदाय की क्या है स्थापना की थी, और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इनके शिष्य थे रामानंद, इनको इन्होंने क्या है वाराणसी में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और इन रामानंद ने कुछ प्रमुख 12 शिष्य बनाए थे। उनमें से जो प्रसिद्ध हुए थे निर्गुण धारा के थे कबीर और दादू दयाल प्रसिद्ध हुए थे। दादू दयाल का हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं तब पढ़ते हैं। और उसके अलावा 5 अन्य जो संत थे जैसे धन्ना, पीपा, सेना और रेदास, ये कुछ गलत लिख गया है यहाँ पे। ये क्या है सगुण धारा के
थे। दूसरा जो संत है वो है निम्बार्काचार्य। ये राम और कृष्ण दोनों की भक्ति करते थे और सलाइमाबाद जो किशनगढ़ अजमेर के पास है वहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ या मुख्य पीठ है। और उपपीठ जो है निम्बार्काचार्य की उपपीठ है वो है उदयपुर में। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी और द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे संत हैं माधव या माधवाचार्य। ये कृष्ण भक्त थे और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तीसरे आगे जो संत है वो है शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और वे विष्णु और शिव के भक्त थे। उससे के अलावा आगे जो संत है वल्लभाचार्य जो श्रीनाथ जी के भक्त थे और शुद्ध द्वैताद्वैतवाद और पुंष्टि संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तीसरा नंबर जो ऑप्शन है रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद सही है। उसके अलावा शंकराचार्य अद्वैतवाद हमने पढ़ा, शंकराचार्य अद्वैतवाद सही है। निम्बार्काचार्य या निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद ये भी सही है, भेदाभेदवाद। और माधवाचार्य ने जो करा था वो था द्वैतवाद। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आलवार किस भक्ति धारा के संत थे। पिछला जो पेपर गया था उसमें भी नैनार और आलवार संतों के बारे में ही क्वेश्चन आया था। 6ठी शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था वो तमिल क्षेत्र में शुरू हुआ था, मेनली कर्नाटका और महाराष्ट्र में हुआ था। वहाँ पर 12 तो आलवार संत हुए थे जो विष्णु के उपासक थे और 63 नयनार संत हुए थे जो किसके शिव के उपासक थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है आलवार किस भक्ति धारा के संत थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 नंबर जो है वो ही हमारा आंसर रहेगा कि आलवार क्या थे वैष्णव धारा के संत थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो यहाँ पर जो आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया ही एक ऐसे संत रहे थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का क्या है शासनकाल देखा था। तो आप ये याद रखना कि इन्होंने लगातार 7 संतान इनके जीवित रहते बदले थे। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है। ये अमीर खुसरो जो थे उनके गुरु थे और अमीर खुसरो ने एक लैंग्वेज स्टार्ट की थी हिंदवी और ये कव्वाली के जनक भी माने जाते हैं। उसके अलावा जो पहला है सलीम चिश्ती की दरगाह है आगरा में। दूसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है दिल्ली के अंदर। ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है। तो हम सबको पता है कि बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कथन कारण वाला। कथन ए है मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठों में थी किंतु ऐसा नहीं हो पाया। 2 नंबर है आर, मराठों में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। यानी क्या मराठों में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है कथन तो दोनों ही सही है क्योंकि मराठाओं में शक्ति तो थी लेकिन वो बिखरे हुए थे, अपने अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी राजा से मिल जाते थे और किसी राजा से युद्ध कर देते थे और चौथ वसूली या सरदेशमुखी करके ही संतुष्ट हो जाते थे। अपनी शक्ति को यूनाइटेड करने का उन्होंने कोशिश नहीं की। यानी कथन तो दोनों ही सही हैं लेकिन ये ठीक तरह से क्या नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है कथन 1, मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता बढ़ने की शक्ति केवल मराठों में थी किंतु ऐसा नहीं हो पाया।
यानी जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगातार जो शासक बदल रहे थे मुग़ल साम्राज्य में, जिसके कारण से क्या है 1707 के बाद में मुग़ल साम्राज्य का एक तरह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और उधर मराठा क्या है शक्तिशाली बनते जा रहे थे, लेकिन वो बिखरे हुए थे। जो इस कारण में दिया हुआ है, मराठों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने इस मौके को क्या है बुनाया नहीं और उनको उसकी प्लानिंग नहीं बनाई। यानी ये जो दोनों ही कथन क्या है सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर जो है हमारा आंसर सही रहेगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमें पता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया गया? तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि लिखते वक्त जो कई बार पेन सही नहीं चलता है या मिस्टेक होती है वो ना हो। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा। उसका कारण क्या था? एक तो रोलैक्ट एक्ट, ये रोलैक्ट एक्ट आपको पता ही है कि बिना दलील बिना वकील किसी को भी जेल में डाल देते थे अंग्रेज। ये इस तरह का एक्ट पारित किया था इंग्लैंड ने। उसके अलावा जलियांवाला कांड जो हुआ था 1919 का, उसके अलावा उसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उससे संतुष्ट नहीं थे इंडियन और तुर्की का इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विभाजन कर दिया था और खलीफा पद का जो समाप्ति कर दी थी, जिसके कारण मुसलमान भी इनके खिलाफ थे, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन क्या है चल रहा था और बहुत ज़्यादा उग्र रूप लेता जा रहा था। तो इसी जो असहयोग आंदोलन की जो कार्रवाइयाँ चल रही थी पूरे देश में, उसी में ही 5 फरवरी 1922 को क्या है गोरखपुर यूपी के अंदर चोरी चोरा घटना हुई, चोरी चोरा स्थान के ऊपर गोरखपुर में, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार मारा गया, जिसके कारण से जो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त कर दिया और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति जो थी वर्किंग कमेटी, उसने बारदोली में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 12 फरवरी को और ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया असहयोग आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन रहेगा 2 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ये 3 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा और वर्तमान में इसके कितने 120 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 20 जून 1789 के दिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्या है क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादातर मोस्टली जो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति से। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 है 20 जून 1789 के दिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 3 नंबर टेनिस कोर्ट की शपथ जो थी, जिसमें लोग क्या है टेनिस कोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं और वो मांग करते हैं कि जब तक नया संविधान नहीं लिखा जाएगा तब तक वो टेनिस कोर्ट खाली नहीं करेंगे। उसकी शपथ ली थी उन्होंने 20 जून को। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है पेरिस सम्मेलन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पेरिस सम्मेलन जो हुआ था वो किस लिए हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान हो गया था कि अब चाह रहे थे सभी जो प्रमुख जो नेता थे यूरोप के, वो चाह रहे थे यूरोप और अमेरिका के कि विश्व में शांति हो और कोई ऐसी प्लेस हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें इंटरनेशनल इश्यूज़ को हम बातचीत के थ्रू क्या है सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो आंसर है वो है 3 नंबर 1919 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें लीग ऑफ नेशन का
प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें सबसे बड़ा योगदान था वुड्रो विल्सन का। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो हमको पता है कि रूस का जार जो था निकोलस द्वितीय। 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये थे आज के 2011 के एसएसटी के इतिहास के क्वेश्चन। आप इनको ज़रूर करें और पिछला पेपर भी ज़रूर देखें, ये आपको फ़ायदे में ही रहेंगे। और आप जब पेपर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे रिपीट होते हैं और ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।